संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के हास परिहास खंड में आज प्रस्तुत है हास्य लेख लोग भी ये खूब हैं चापलूस। लेखिका हैं मनोरमा। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। नमस्कार, आदाब जनाब, कहिए कैसे हैं आप? अरे साहब, आपकी तो बात ही निराली है। भला ऐसे श्रोता कहीं मिलते हैं? इतने प्रेम से खुलूस से आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं कि धन्यवाद के लिए शब्द नहीं मिलते। रब झूठ ना बुलवाए, इतने प्यारे श्रोता पाकर तो हम धन्य हो गए। भला हम सा सौभाग्यशाली और कौन होगा हुजूर? आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हम खामखा आपको झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, आपकी चापलूसी कर रहे हैं? अरे अरे, तौबा तौबा, हमारी क्या मजाल जो हम ऐसा कर पाएं। चापलूसी तो कला है, कला, ऐसा हुनर जो जरूरत खुद ब खुद पैदा कर देती है। लोग भी जाने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। चापलूसी झूठी बढ़ाई की चाशनी में आपको ऐसा डुबो देते हैं कि आप चाहें तो भी बाहर ना आ पाएं, और जब तक निकले तब तक तो सामने वाला अपना काम निकलवा कर चलता बने। अच्छा, तो अब हम भी चलते हैं। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? सुनिए ना हास परिहास। चापलूस, चापलूसी और चापलूसपना, ये शब्द आपने सुने तो कई बार होंगे, लेकिन यदि इन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो पता चलेगा कि चाटुकारी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, बल्कि एक बड़ी गहन, दुर्बोध और पेचीदा कला है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो फिर कहना ही पड़ेगा कि आप इसके कदरदान नहीं हैं, या फिर माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आपको इसमें कामयाबी हासिल ना हो सकी हो। और सबसे बड़ी बात और मजे की बात तो ये है कि ये कला आखिर पसंद किसको नहीं, हमको, आपको, सभी को तो भली लगती है। और फिर मनुष्य की तो औकात ही क्या है, देवता तक इसके वशीभूत हैं। जिस प्रकार आमों में विभिन्नता की कमी नहीं, चाहे कितनी ही किस्में ले लीजिए, लंगड़ा, दशहरी, सफेदा, तोतापरी, चौसा, अल्फेंसो, उसी प्रकार चापलूस भाई भी अनेक किस्म के पाए जाते हैं। कुछ लोग तो इससे अपनी रोजी ही चलाते हैं। जी हाँ, किसी जमाने में तो राजे महाराजे अपने दरबार में खास तौर से ऐसे कवि रखा करते थे जो हमेशा उनके खुशामद में तरह तरह की कविताएं गढ़ते फिरे। भरे दरबार में उन कविताओं को सुनाएं और एक एक पंक्ति पर हजार हजार मुद्राएं उनको प्रदान की जाती थी। दूसरी किस्म उन अद्भुत कलाकारों की है जो बेचारे अपनी आदत से लाचार हैं। चीज तारीफ करने लायक हो या ना हो, वो उसकी प्रशंसा किए ही चले जाएंगे। बढ़ा चढ़ा कर बातें करना और अतिशयोक्ति की भाषा में बोलना तो जैसे उनका स्वभाव ही बन जाता है। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो केवल अपना काम निकालने के लिए ही इस कला का प्रयोग करते हैं। कहाँ, कैसे, किस मौके पर कितनी भाषा में चापलूसी की जाए, ये विरले ही जानते हैं, क्योंकि ये है श्रीमान भावना के प्रतीक। क्योंकि इन महान आत्माओं का एकमात्र उद्देश्य होता है दूसरों को प्रसन्न करना। अब जरा सोचिए तो, आजकल की स्वार्थी दुनिया को ऐसे विशेषज्ञों की कितनी अधिक आवश्यकता है। अपनी बातों में किसी को मोह लेना, उसे खुश कर देना, उसे ऐसा अनुभव करा देना कि जिससे वो महसूस करने लगे कि वो साधारण, मामूली और आम लोगों से कुछ ऊपर है, कुछ ऊंचा है। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए मेरे विचार से तो ये कलाकार हमारे समाज के एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग हैं, और इनको अपना हक मिलना ही चाहिए। जी हाँ, ये और बात है कि हम में से बहुत से अभी इनकी कला के महत्व को समझ ही ना पाए हों। ये तो कदम कदम पर और आए दिन इस कला विशेष से हमारा संपर्क होता ही रहता है। कोई गृहस्थ हो या व्यवसायी,
मुलाजिम हो या फिर मालिक, हर एक को समय समय पर इसका आश्रय लेना ही पड़ता है। अब मान लीजिए आप अपनी पड़ोसन के साथ किसी दुकान पर साड़ी खरीदने गई हुई हैं। आपको एक साड़ी जरा सी पसंद आई देखकर दुकानदार कहता है, अरे वाह 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 बहन जी, क्या रंग पसंद किया है आपने, कमाल है। सब लोग इस कला के पारखी थोड़ा ही ना होते हैं, आप जैसे तो विरले ही दिखते हैं। ऐसा लगता है खास तौर पर आप ही के लिए बनाई गई है। और तभी आपकी पड़ोसी भी कहती है, हाय सच बहन जी, सच्ची कितनी सुंदर साड़ी है, इसे पहनकर निकलेंगी तो लगेगा जैसे अंधेरे में उजाला हो गया। तुम पर बहुत जचेगी बहन जी, तुम्हारा सौंदर्य निखर आएगा इसमें। और उस समय आपको लगता है जैसे क्लियोपेट्रा और हेलेन ऑफ ट्रॉय का समस्त सौंदर्य आप में ही समा गया है, जैसे आप दमयंती, सीता, सावित्री, पद्मिनी की साक्षात प्रतिमा है। और बस आपने बटुए में से रुपए निकाले और मजे मजे में साड़ी खरीद डाली। भला क्यों, ये तो आप समझ ही गई होंगी। उस दिन मिसेस चंद्रा सुना रही थी कि उनके देवर साहब अपनी पत्नी की खूब चापलूसी करते हैं, मगर बिल्कुल निराले ढंग से। दफ्तर पहुंचने के 2 घंटे बाद घर पर अपनी पत्नी को टेलीफोन करना जैसे उन्होंने अपना नियम बना रखा है। किसी दिन कहते हैं, भाई गर्मी बढ़ती जा रही है, पंखा खोल लिया कि नहीं, और देखो खास के पर्दों पर पानी छिड़कना मत भूलना और पसीना पोंछती रहना, समझी। और किसी दिन कहते हैं, तुमने शरबत पी लिया कि नहीं, आज गर्मी बहुत है, जरूर पी लेना है। क्या कहा, आम खा लिए हैं, खैर अच्छा किया, मगर देखो उसके ऊपर 1 गिलास दूध जरूर पी लेना। बड़ी अच्छी हो तुम, जरूर पी लेना है, तुम्हें हमारी कसम। अच्छा, बाय बाय। दफ्तर में उन महाशय के दोस्त कहते हैं, भाई क्या सनक सवार है जी आप पर, हर 2 घंटे बाद टेलीफोन उठाते हो, आप शरबत पी लो, आप पसीना पोंछ लो, आप दूध पी लो, भाई वाह। और वो साहब कहते हैं, अरे भाई तुम क्या जानो इसका रहस्य, 1.5 मिनट इस तरह की बातें कर लो तो समझो कि 1.5 महीने का सुख और शांति का पासपोर्ट मिल गया, कि मेरा पैसा लगा न टका और बात हो गई लाखों की। और देखिए उस दिन क्या हुआ, बबुए ने जिद ही पकड़ ली कि माँ आज गाजर का हलवा जरूर बनाना, मैं स्कूल से आकर खाना नहीं खाऊंगा, अगर तुमने हलवा नहीं बनाया तो। हाँ, बड़ी मुसीबत में पड़ गई। वो ठहरा जिद का पक्का, और यहाँ सिर्फ 4-5 गाजर ही सब्जी की टोकरी में निकली। सोचा कि चलो उसके लायक तो हो ही जाएगा। हलवा बनाकर जाली में रखा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो देखा मिसेस शिवराम खड़ी हैं। मुझे देख मुस्कुराती हुए बोली, कहिए क्या हो रहा है। मैंने कहा, बस कुछ खास तो नहीं, गाजर का हलवा बना चुकी हूँ अभी अभी। आइए बैठिए ना। और वो होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, हाय गाजर का हलवा, भाई वाह, बहुत ही लजीज चीज है भाई, खूब पसंद है मुझे तो। अरे तुम लीजिए ना जरा सा आप भी। जाली से हलवा निकालकर उनकी ओर बढ़ाते हुए मैं बोली, साथ में एक खाली तश्तरी और चम्मच भी पकड़ा दी। वो तपाक से बोली, वाह 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 वाह, नीकी और पूछ हाय जरूर चखूंगी, क्यों नहीं। और उन्होंने जो पहला लुकमा लिया तो आप यकीन मानिए तारीफ के पुल ही बांध दिए। वाह बहन जी, हाँ सच्ची जादू है आपके हाथों में तो। इतना जायकेदार हलवा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। वो बड़े मजे से हलवा उड़ाई जा रही थी और कही जा रही थी, बहन जी इसके सामने तो संदीले के लड्डू, दिल्ली का सोहन हलवा और लखनऊ की मलाई की बिलौरियां भी फीकी लगेंगी। वाह बहन जी, आपको तो सच्ची कुकिंग क्लास ही खोल लेनी चाहिए। और पता है आपकी क्लास की सबसे पहली शिष्या मैं ही बनूंगी। हाँ, सारी विद्या और कला आप ही में क्यों रह जाए, ये तो ठीक नहीं। भाई इसका तो प्रचार होना ही चाहिए और लोग भी तो इस कला का लाभ उठाएं।
और फिर वो बोली, बहन जी बेतकल्लुफी माफ करना, तबीयत तो और लेने की कह रही है। मैंने भी कहा, अरे तो वाह, लीजिए ना, खाने के लिए ही तो बनाया है। और उन्होंने बात की बात में बचा हुआ सारा हलवा अपनी प्लेट में उलट लिया। और उसी समय मुझे मेरे बबुए का ख्याल आया। उसे अब कौन समझाएगा, स्कूल से आकर मुसीबत खड़ी कर देगा। आज तो अल्टीमेटम देके गया है कि हलवे के बिना खाना ही नहीं खाऊंगा। और उधर मिसेस शिवराम कहे जा रही थी, बहन जी किसी किसी के हाथ में ना इतनी खूबी होती है कि बस क्या कहा जाए। सच बहन, डॉक्टर साहब तो खूब खुश होते होंगे। आपको तो सचमुच कमाल हासिल है कुकिंग में। और फिर हलवा हड़प करके बोली, बहन जी हलवे के ऊपर पानी तो अब क्या ही पिया जाए, हाँ चाय हो जाए तो मजा आ जाए, गला भी जरा खुल जाएगा, है ना। मैंने कहा, जी जी जरूर जरूर, चाय मंगवाती हूँ अभी। और मैंने चंदू से फौरन थोड़ी चाय बनाकर लाने को कहा। मिसेस शिवराम चाय की चुस्की लेते हुए बोली, हाँ वाह, बहुत ही बढ़िया बनी है चाय भी। यही तो एक सुगृहिणी की खूबी है, खुद भी बढ़िया से बढ़िया पका सके और नौकरों को भी सिखा सके। सच पूछिए बहन जी, काम करवाना तो उतना ही कठिन होता है जितना कि स्वयं करना है। आपका क्या कहना, आप सचिन दोनों में परफेक्ट हैं। चाय खत्म होने पर उन्होंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, भाई वाह, कितनी सुंदरता से सजा रखा है आपने सारा कमरा। ये फूलदान तो देखिए बरबस ही सबको अपनी ओर खींचे लेता है। और ये पर्दे, हाय, ये तो सचमुच कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। वैसे तो भारत में अब कलात्मक वस्तुओं का अभाव नहीं है, मगर उनके कद्रदान तो भाई आप जैसे 2-4 ही मिलते हैं बहन जी। आपकी तो सच्ची सभी चीजें काबिल तारीफ हैं। उस दिन आपके बच्चे हमारे यहाँ आए थे, हाय कैसे सजे हुए हैं और कैसा मीठा बोलते हैं। छोटा वाला तो बहुत ही प्यारा है बहन जी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि सचमुच ही मैं एक आदर्श गृहिणी और एक आदर्श माँ का सम्मिश्रण हूँ। गर्व की एक अनोखी भावना मेरे मन में समा गई थी। तभी मैंने सुना वो कह रही थी, बहन जी वो 2-4 रोज के लिए अपनी सिलाई मशीन दे सकेंगी क्या, बच्चों के कपड़े सीने हैं। मैंने बड़े उत्साह से कहा, जरूर जरूर, क्यों नहीं, अभी ले जाइए। तो वो बोली, पर वो मैं तो यूं ही घूमते घूमते आ गई ना, कोई सवारी वगैरह तो है नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा आप हैं ही कितनी दूर, चंदू पहुंचा देगा। और जब वो चली गई तब भी गर्व की वो भावना मेरे मन में छाई हुई थी और मैं बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थी। उसके बाद मैं बहुत देर तक बाग में माली का काम देखती रही। फिर जरा अखबार के पन्ने उल्टे पलटे, तभी घड़ी में देखा तो 3 बज रहे थे। सोचा अभी बच्चों के आने में घंटा भर बाकी है, तब तक जरा बेबी का फ्रॉक जो अधूरा पड़ा है उसमें बखिया ही लगा लूं। तभी ख्याल आया कि अरे मशीन तो है ही नहीं। और साथ में मन में ये भी सोचा कि आखिर मैंने मशीन दी ही क्यों। मैं तो अपना रेडियो, बर्फ जमाने की मशीन, टेबल पंखा, हीटर और सिलाई की मशीन जैसी चीजें कभी किसी को नहीं देती। आज मशीन कैसे दे डाली। और तभी मुझे वो कहानी याद आ गई जब लोमड़ी ने एक छोटे से टुकड़े के लिए कौवे की हर चीज की जी भर के तारीफ की थी। पर भाई चाटुकारिता ने तो अपना काम कर दिया था। मशीन तो अब गई और ना जाने अब कितने दिन बाद आएगी। अभी आपने सुना हास्य लेख लोग ये भी खूब है चापलूस। लेखिका थी मनोरमा, वाचन सविता शर्मा का, कंपेयर तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।